एसएससी जीडी 2024 में टोटल 26,146 वैकेंसी आई है। आई होप आप सब ने ये फॉर्म फिल कर लिया होगा। अगर आपने फॉर्म फिल कर लिया है तो आपके प्रिपरेशन की जर्नी को शानदार बनाने में यह वीडियो बहुत हेल्पफुल रहेगा और यह एक क्रिस्टल क्लियर विजन देगा। सबसे पहले, अगर आपने अभी तक भी ये फॉर्म नहीं फिल किया है तो आपको ये फॉर्म क्यों भरना चाहिए वो पहले देखते हैं। पहली बात, अगर आप मिनिमम एलिजिबिलिटी फुलफिल करते हो, जैसे एज, एजुकेशन और हाइट अगर फुलफिल करते हैं तो आपको फॉर्म फिल कर लेना चाहिए, क्योंकि लोअर मिडिल क्लास फैमिली के बच्चों का एक सबसे मेन गोल ये होता है कि वो एक गवर्नमेंट जॉब, रिस्पेक्ट की जॉब पाए। दूसरी बात, ये वर्दी का रिस्पेक्ट पाना चाहते हो तब भी ये फॉर्म भरना चाहिए आपको। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की एक जॉब चाहते हो तो आपको भरना चाहिए ये फॉर्म। जॉब सिक्योरिटी और प्रमोशन चाहिए तो भी भरना चाहिए। कम क्वालिफिकेशन के रहते हुए भी ग्रेड पे बेटर चाहिए तो ये भरना चाहिए, क्योंकि 10th एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पे आप ग्रेड पे लेवल 1 की जॉब मिलती है किसी भी डिपार्टमेंट में, लेकिन यहाँ पे ग्रेड पे लेवल 3 की जॉब मिल रही है आपको। सेकेंड, लास्ट थिंग बट नॉट लिस्ट, इसमें अर्ली एम्प्लॉयमेंट होती है, क्योंकि एज ग्रुप जो है ना वो 18 से 23 के बीच में रहना चाहिए। तो आप जब अर्ली ज्वाइन करते हो तो आपके पास लॉन्ग सर्विस करने का एक्सपीरियंस होता है और प्रमोशन का भी चांस मिलता है। लास्ट बट नॉट नॉट लिस्ट, इसमें इस वीडियो के लास्ट में मैं बताऊंगा कि क्या गोल्डन रूल्स हैं जो आपको प्रिपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सक्सेसफुल बनाने में बहुत हेल्पफुल होगा। तो आइए बहुत ही शॉर्ट में और सटीक में सारे फैक्ट्स और फिगर जानते हैं इस एसएससी जीडी नोटिफिकेशन के बारे में। हेलो फ्रेंड्स, ब्रिलियंट इंडिया में आपका स्वागत है। ये इसमें आपकी जो पोस्ट होगी जॉब की बात, वो कांस्टेबल जीडी की होगी। इसमें पे स्केल लेवल 3 की जॉब है, जिसमें आपकी सैलरी 21,700 से लेकर 69,100 तक होगी। क्वालिफिकेशन जैसा मैंने पहले ही बताया कि सिंपल 10th पास चाहिए। वो 1/1/2024 से पहले आपका 10th पास होना जरूरी है। एप्लीकेशन डेट 24 नवंबर से 31 दिसंबर के बीच है। सिर्फ 2 दिन और बचे हुए हैं, जिन्हें फॉर्म फिल करना है वो जल्दी से कर ही लें। एग्जामिनेशन फीस ओनली 100 रुपये है। किसी भी कैटेगरी की वुमेन के लिए, SC ST के लिए और एक्स सर्विसमैन के लिए कोई फी चार्ज नहीं है। आप एग्जाम फीस ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों मोड में पे कर सकते हो। एग्जाम सेंटर ऑल ओवर इंडिया में होगा। एज 18 से 23 के बीच में होना जरूरी है। कुछ अदर कैटेगरी के लिए एज रिलैक्सेशन मिल जाती है, जिसके बारे में मैं अभी बताता हूँ। SC ST को 5 इयर्स की एज रिलैक्सेशन मिल जाती है। OBC को 3 इयर्स की। एक्स सर्विसमैन को उसकी जितनी सर्विस मिलिट्री में की है वो माइनस करके 3 इयर्स एक्स्ट्रा मिल जाती है। जो 1984 या 2002 का रियट्स के विक्टिम फैमिली से हैं, उनको और 5 साल की एज रिलैक्सेशन मिल जाती है। आगे मैं बात करूं कि डिपार्टमेंट वाइज वैकेंसी का बाइफर्केशन किस तरह से है, तो आप टोटल वैकेंसी इंडियन पैरामिलिट्री के अंदर BSF, CSF, CRPF, SSB, ITBP, असम राइफल, SSF में बटा हुआ है। ये हर एक कैटेगरी के लिए कितनी कितनी वैकेंसी है वो आप यहाँ पे देख सकते हो। जैसे BSF में 6,174 है। सिमिलरली ये सारे वैकेंसीज हैं। इसमें जो ये SSF है, सेक्रेटेरिएट सिक्योरिटी फोर्स होता है, ये इसकी वैकेंसी बहुत कम होती है और इसकी ज्वाइनिंग हमेशा दिल्ली में होती है। तो ये बहुत डिमांडिंग पोस्ट है। हर कोई चाहता है कि जिसकी हाईएस्ट स्कोर होता है वो चाहता है कि यही ज्वाइन करे। तो अगर आप चाहते हो कि आप दिल्ली में और सेक्रेटेरिएट में आप जॉब पाएँ तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, जिससे क्योंकि इसका कट ऑफ पिछले साल 150 गया था, 149 150 गया था आउट ऑफ 160। तो इसमें बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। नेक्स्ट, सिलेक्शन प्रोसेस, इसमें टोटल 5 स्टेज होते हैं। सबसे पहला स्टेज होता है CBT का, जिसमें कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। इसके बारे में डिटेल्स हम पढ़ेंगे कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कितने मार्क्स का होता है, कितना टाइम होता है, कितने क्वेश्चंस होते हैं। सेकेंड नंबर पे PST होता है, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, जिसके अंदर आपका फिजिकल हाइट मेजर होता है, चेस्ट मेजर होता है और वेट मेजर होता है। थर्ड नंबर पे PET होता है, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, जिसके अंदर आपकी
आपको रनिंग करवाया जाता है, उसके बारे में मैं डिटेल से बात अभी करूंगा। चौथे नंबर पे डीएमई या आरएमई होता है। तो डीएमई डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन होता है। जब आप रिटन टेस्ट और फिजिकल क्लियर कर लोगे तो आपका डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन होता है। उसमें कोई कमी रह जाती है तो रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन होती है। फिफ्थ नंबर पे इन सभी चीज़ों के बाद फाइनल रिजल्ट आता है और इंडिया मेरिट लिस्ट, अगर उसमें नाम अगर आ गया तो आपको ज्वाइनिंग लेटर प्रोवाइड कर दी जाती है। नेक्स्ट, अभी स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन क्या है? तो इसमें 4 पार्ट होते हैं, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी एंड पार्ट डी। पार्ट ए में हर एक पार्ट में 20-20 क्वेश्चन होते हैं और हर एक क्वेश्चन के लिए 2 मार्क्स मिलता है। इस तरह से हर एक सेक्शन में 40-40-40 मार्क्स होते हैं। टोटल 80 क्वेश्चन और 160 मार्क्स होते हैं। इसके लिए टोटल टाइम आपको 60 मिनट्स दिया जाता है। नेक्स्ट, इसमें पीएचडी की बात करूं मैं, तो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में जनरल ओबीसी के लिए हाइट 170 सेंटीमीटर जरूर रिक्वायर होती है और फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर रिक्वायर होती है। एससी एसटी के लिए मेल में 162.5 सेंटीमीटर रिक्वायर होती है और एससी एसटी के फीमेल के लिए 150 सेंटीमीटर हाइट रिक्वायर होती है। मेल कैंडिडेट की चेस्ट 80 सेंटीमीटर चाहिए और एक्सपेंशन 5 सेंटीमीटर के साथ में, टोटल एक्सपेंशन के साथ 85 सेंटीमीटर चाहिए। गर्ल्स के लिए चेस्ट मेजरमेंट रिक्वायर नहीं होती है कुछ भी। रनिंग के लिए मेल कैंडिडेट को 5 किलोमीटर 24 मिनट्स में रन करना पड़ता है और दूसरा 1.6 किलोमीटर फिर से 7 मिनट में रन करना पड़ता है, दोनों ही। सिमिलरली फीमेल के लिए रनिंग 1.6 किलोमीटर 8.5 मिनट में और 0.8 किलोमीटर की शॉर्ट रन 5 मिनट में भी करनी पड़ती है। इसमें एक बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी होता है जो एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर्स हैं। इसमें जिन्होंने एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर है जो बच्चे, उनको 5% टोटल मार्क्स के मिल जाते हैं। टोटल मार्क्स क्योंकि 160 मार्क्स है तो उसका 5% 8 मार्क्स हो जाता है, तो 8 मार्क्स आपको एक्स्ट्रा मिल जाएगा। अगर आपके पास एनसीसी बी सर्टिफिकेट है तो टोटल मार्क्स का 3% मार्क्स एक्स्ट्रा मिलेगा जो 4.8 मार्क्स है। इसी तरह से जो एनसीसी ए सर्टिफिकेट होल्डर्स हैं उनको टोटल मार्क्स के 2% मिल जाएंगे और वो टोटल 3.2 मार्क्स एक्स्ट्रा मिल जाएगा। नेक्स्ट, जिन्होंने अभी तक फॉर्म फिल कर लिया है और आपको लगता है कि कोई गलती हो गई है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। 4 जनवरी से 6 जनवरी 2024 के बीच में फॉर्म करेक्शन विंडो खुलेगा जिसमें आपको एक एक्स्ट्रा अमाउंट पे कर करके 200 रुपये एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे और आप अपने फॉर्म में करेक्शन कर सकते हो। फिर भी कोई गलती हो जाती है तो उसी 4 से 6 के बीच में वंस अगेन आप एक्स्ट्रा और 500 पे कर करके आप अपने फॉर्म में करेक्शन कर सकते हो। नेक्स्ट, मैंने वीडियो के स्टार्ट में ही बोला था कि गोल्डन रूल बताऊंगा प्रिपरेशन के लिए, जिसके बेसिस पे आप अपनी प्रिपरेशन की जर्नी शानदार बना सकते हो और फाइनल अपॉइंटमेंट तक ले सकते हो। उसके लिए आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो करना पड़ता है, आपको अपने स्ट्रेंथ और वीकनेस को समझना पड़ेगा और उस स्ट्रेंथ और वीकनेस के बेस पे आपका फोकस कैसा होना चाहिए और आपका एफर्ट्स किस तरफ होना चाहिए और कैलकुलेटेड फोकस और एफर्ट्स हो। इसके लिए 2 बातें मैं अभी डिस्कस करूंगा, वो ये कि एजुकेशनल ग्राउंड पे अगर आप और फिजिकल ग्राउंड लेवल पे, जैसे आपका एजुकेशनली भी आपको लगता है कि इस एग्जामिनेशन के लिए आप तैयार हो। जैसे एग्जाम में 4 सेक्शन होते हैं, रीजनिंग, जीके, इंग्लिश एंड क्वांट। इसमें इंग्लिश जो है, इंग्लिश और हिंदी में से दोनों में से कोई एक सब्जेक्ट आप चूज करते हो जिसमें से 20 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। या तो हिंदी के 20 क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो आप, या तो इंग्लिश के 20 क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। तो इस तरह से आप एजुकेशनली अगर इस रिटन एग्जाम के लिए आप वेल प्रिपेयर हो और फिजिकल ग्राउंड के लिए भी, फिजिकल टेस्ट के लिए भी वेल प्रिपेयर हो, तो ऐसे केस में आपको क्या करना चाहिए कि आपको रैंक के ऊपर ध्यान देना होता है कि आपका रैंक इम्प्रूव हो। तो आपको बहुत ज़्यादा एजुकेशनली ही एफर्ट लगाना चाहिए और फिजिकल की तैयारी थोड़ी थोड़ी करती रहनी चाहिए। उससे क्या होगा कि आपका रैंक अच्छा आएगा तो आपका मनचाहा डिपार्टमेंट मिल जाएगा। दूसरी बात कि आप एजुकेशन भी और आपका फिजिकल भी दोनों बराबर है, लेकिन वो इतना भी नहीं है कि आप दोनों क्वालिफाई कर दोगे या दोनों में पास हो जाओगे। तो ऐसे केस में आपको करना क्या चाहिए, फिर भी एजुकेशन की तैयारी के लिए मीन्स ये कि आपको रिटन की तैयारी के ऊपर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। वो क्यों? क्योंकि रिटन, आपको पता है कि फिजिकल की तैयारी आप करने के लिए टाइम मिलेगा आपको रिटन एग्जाम देने के बाद भी, लेकिन अगर आप रिटन में पास नहीं हो पाते हो तो फिजिकल की तैयारी रखी की रखी रह जाएगी।
इसलिए फिर रिटन टेस्ट की प्रिपरेशन पे ज़्यादा फोकस करेंगे आप, जिससे कि वो क्वालिफाई एक बार हो गए तो आप फिजिकल भी आपका कुछ न कुछ हद तक तैयार है, तो आप मेहनत कर करके कम टाइम में प्रिपरेशन कर लोगे। सेकेंड केस आता है कि अगर आपका एजुकेशनली आप बेटर हो लेकिन फिजिकली आप ठीक ठीक हो, साउंड नहीं हो उतने, तो ऐसे केस में आपको करना ये चाहिए कि फिजिकल के लिए भी एफर्ट देना चाहिए और रिटर्न के ऊपर तो तैयारी करना ही चाहिए। लेकिन थर्ड केस में अगर आप एजुकेशन मीन्स रिटर्न टेस्ट के लिए ठीक ठीक हो लेकिन फिजिकल में साउंड हो, फिजिकल का डर नहीं है आपको कि फिजिकल क्वालिफाई करने में आपको कोई खास एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसे केस में तो आपको हाईएस्ट एफर्ट और फोकस करना चाहिए रिटर्न टेस्ट के ऊपर। ठीक है, तो ये आपको ये देखना है कि हमारी वीकनेस क्या है और स्ट्रेंथ क्या है, उसके बेसिस पे आप ये डिसाइड करो कि मुझे किस लेवल की प्रिपरेशन किस सेक्शन में करना है, मीन्स फिजिकल के लिए कितना फोकस करना है और रिटर्न के लिए कितना फोकस करना है। इस तरह से कैलकुलेटेड फोकस और एफर्ट जब आप लगाओगे तो आप इजीली अपने लक्ष्य को हासिल कर पाओगे। लास्ट बट नॉट लिस्ट, आपको अभी भी कोई डाउट रह गया हो तो आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर करके पूछ सकते हैं, और मेरा ये टेलीग्राम चैनल है, इसमें आप ज्वाइन कर लें, जैसे आपको टाइमली स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड कर सकूं मैं, और किसी भी तरह के अपडेट्स आते हैं एसएससी, रेलवे, बैंकिंग की, तो मैं यहाँ पे अपडेट करता रहूँगा और पीडीएफ या नोटिफिकेशन शेयर करता रहूँगा। एट लास्ट मैं आप सबको रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ इस वीडियो में आपको क्या अच्छा लगा आप एक बार कमेंट में मुझे बताएं, और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके भी मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय बाय। हैव अ नाइस जर्नी फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एसएससी जीडी 2024। थैंक यू सो मच।